रूरल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब जब बात होगी ना तो इस चैप्टर का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि गांव का विकास बहुत जरूरी है भाई। रूरल डेवलपमेंट हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंपल चैप्टर में से एक, जो कि आपको एग्जाम में पूरे 5 नंबर दिलाने वाला है। बात करेंगे आज इस चैप्टर के हर एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। रूरल डेवलपमेंट क्या है बेसिकली कि रूरल एरियाज हमारे इंडिया के जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, और वो मैक्सिमम लोग कहां पे इंडल्ज है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मात्र फिलहाल 15-16% के आसपास है। तो ऐसा क्या करा जाए कि फार्मर्स की हेल्प हो जाए, मतलब उनका भी डेवलपमेंट हो जाए, जो 70% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में उनका भी डेवलपमेंट हो जाए, एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में वो भी बढ़ जाए, वो भी खुश, इकोनॉमी भी खुश, सब खुश। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो ये चैप्टर इन्हीं सब चीजों के अराउंड घूमेगा। ये चैप्टर की पूरी जो बाउंड्री है वो फार्मर्स के डेवलपमेंट, रूरल एरिया के डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अराउंड जाती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर आपको थीम समझ आ गई तो चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। भैया जितने भी हमारे इकोनॉमिक एरियाज हैं, सोशल एरियाज हैं, बेस्ट से बेस्ट डेवलप कराना है उसका, ठीक है। ये फोकस करते हैं कि इसके ऊपर लिंगरिंग चैलेंज और एमर्जिंग चैलेंज पर। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि लिंगरिंग चैलेंज और एमर्जिंग चैलेंज में डिफरेंस क्या है। सुन लो भाई, ये रहे नीचे, हर पता चलेगा आपको। लिंगरिंग चैलेंज का मतलब होता है, देखो ध्यान से, ये वो चैलेंजेस हैं जो कि फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं, अभी फिलहाल ये चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। और एमर्जिंग चैलेंज वो चैलेंज है जिसको हम लोग भविष्य में फेस करेंगे। So the challenges which our country is facing in the present scenario are called lingering challenges, while the challenges which our country is going to be faced in upcoming future are called emerging challenges. तो ये जो emerging challenges है ना, ये टाइम के साथ साथ अब ग्रो कर रहे हैं, जबकि लिंगरिंग एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अब लिंगरिंग चैलेंज में हमारे 2 चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसकी बात करेंगे। पहला रूरल क्रेडिट और दूसरा रूरल मार्केटिंग। बस ये पूरा चैप्टर इन 2 टॉपिक पर है। बस अपना माइंड को यही समझा रहा हूं, आपके पास लिंगरिंग चैलेंज ही है कोर्स में और कुछ नहीं है। एमर्जिंग क्योंकि आने वाले भविष्य में वो हमारा अगला चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला ना, उसमें इसके बारे में डिस्कशन होता है हमारा। इसमें चैप्टर में आपका सिर्फ लिंगरिंग चैलेंज है, बात करेंगे उसकी, ठीक है। और अगर एमर्जिंग इसमें लेना हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक अब एमर्जिंग चैलेंज में मान सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया को हल करके उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली डिफिकल्टीज को हम अभी से ट्रैक करके इंप्रूवमेंट ला पाए। चलिए तो पहला बात करते हैं चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब ये रूरल क्रेडिट क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट भी कहते हैं इसको, जो किसान उधार लेता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट या रूरल क्रेडिट। क्रेडिट लाइफलाइन है फार्मिंग की, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा है। अब आप कहेंगे सर गेस्टेशन पीरियड मतलब, गेस्टेशन पीरियड बेटा बेसिकली द टाइम बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग अ क्रॉप इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जितना समय किसी क्रॉप को उगने में लगता है पूरा उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ध्यान रख के चलेंगे। तो इंडिया में गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। जब क्रॉप उगाई है, बेसिकली बोई है, उसके बाद जब काटेंगे, इसके बीच का टाइम बहुत है। तब तक घर के खर्चे भी है किसान के लिए, वो उठाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे की नीड पड़ती है। उसको हम कहते हैं क्या? एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो किसान को लेना पड़ता है। ध्यान रख के चलेंगे। अब एग्रीकल्चर के हमारे जो क्रेडिट है वो 3 तरह में बटे हुए हैं। पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा मीडियम, तीसरा लॉन्ग। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए होता है, मीडियम 1 साल से ज्यादा के लिए 5 साल तक, और इसका मैं मार्क भी कर देता हूं आप लोगों को। ड्यूरेशन याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। शॉर्ट की ड्यूरेशन ये है, मीडियम की ये है आपकी, और लॉन्ग की आपकी जो है ये है। ये तीनों ड्यूरेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म वाला तो आपके छोटे मोटे फर्टिलाइजर, सीड, इंसेक्टिसाइड वगैरह इनके लिए होता है। मीडियम वाला हमारा होता है किसके लिए? मशीनरी खरीदनी है, फेंसिस, तार बाट,
ठीक है, या फिर कुआं वगैरह खुलवाना है उसके लिए होता है। लॉन्ग टर्म हमारा होता है कि हमें एडिशनल लैंड ही लेनी है, जमीन ही नहीं लेनी है, या फिर हमारी जो जमीन है वो बिल्कुल बंजर होगी, उसको बिल्कुल इंप्रूव करना है, उसके लिए हम थोड़ा लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेते हैं। ये तीनों सोर्सेज हैं, रीड कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन कैसा आता है, सो द क्रेडिट विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस इन अ फार्म इज कॉल्ड, तो मीडियम टर्म होता है, सीधी सी बात है। चलो जी, अब रूरल क्रेडिट हम लेते कहां से है, थोड़ा सा ना एक आधे साल से इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों सोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे। नॉन इंस्टीट्यूशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ये बड़े सिंपल से। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो कि रूल्स रेगुलेशन से बिल्कुल नहीं चलते, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसमें आपके महाजन, मनी लैंडर्स, विलेज ट्रेडर, ठीक है, थोड़े से रिसोर्सफुल पर्सन, यू नो, गांव के रसूख वाले लोग आते हैं जो कि बहुत महंगे रेट पर, बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी जमीन के कागज रखवा के। इन लोगों को हम कहते हैं विलेज ट्रेडर, मनी लैंडर, महाजन, ठीक है, साहूकार, इस टाइप के लोग इनको कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे। तो जब देश आजाद हुआ था तब ये 93% लोगों को उधार देते हैं, जिसका मतलब जितना बोरिंग हो रहा है गांव में उस टाइम पर उसकी 93% ये लोग दिया करते थे। लेकिन अब इनका सिनेरियो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग और फार्मर भी मतलब काफी हद तक अपनी राइट्स के बारे में अवेयर है, अब थोड़ा सा जागरूक हो चुका है। अब इतना ज्यादा नहीं है इनका शेयर, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में हमारे आते हैं रूल्स रेगुलेशन वाले, जैसे बैंक हो गए, आरआरबी हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये सब इसमें आते हैं हमारे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जो है मल्टी एजेंसी अप्रोच के अंदर आते हैं, ठीक है, जो 1969 से स्टार्ट हो रखी है हमारे इंडिया के अंदर, ये उसी में है, ताकि नबार्ड के बाद भी, नबार्ड भी उसी के अंदर आता है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो आज के टाइम में इनका शेयर 66% है। पहले जब देश आजाद हुआ था 7%, 93% ये देते थे, 7% ये देते थे। अब इनका शेयर हो गया 66%, तो इसका शेयर जो है लगभग कितना पहुंच गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल का 33% के आसपास रह गया, अप्रोक्सीमेटली ये 33-34% नॉन इंस्टीट्यूशनल का सोर्स है, और बाकी सारा कहां चला गया, इंस्टीट्यूशन में। ध्यान रखेंगे। अब सबसे मेन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन कौन सी है भाई, सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आप लोगों ने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा सुन लो, कोई बात नहीं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक ग्रुप है कुछ फार्मर्स का जो कि मिल जाते हैं किसी एक कलेक्टिव इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। सिंपल भाषा में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का थोड़ा सा बड़ा रूप है। एसएचजी का नाम सुना आप लोगों ने, जिसमें कुछ लोग जो हैं अपनी सेविंग्स को पुल अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो भी उनकी रोज की दिहाड़ी उसमें से कुछ पैसा निकाल के इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद अपने जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी को दे देते हैं जिसको जरूरत पड़ती है, और उसके बाद मेंबर से इंस्टॉलमेंट के रूप में ले लेते हैं बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। एसएचजी ये उसी का रूप है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी यही काम करता है, अपने सारे के सारे मेंबर्स को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट देना, उनको गाइडेंस भी देना फैमिली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर को बेटर करा जा सके, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उस पर एडवाइस भी देता है। इसके अलावा फार्मर को टाइमली दे देता है उधार, और मनी लैंडर्स बीच में आते नहीं बिल्कुल भी, और अलग अलग फैसिलिटीज सारे रीजन के अंदर प्रोवाइड कर देता है ये। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक वगैरह है, बैंक भी उधार दे देते हैं फार्मर्स को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। खैर आरआरबी भी है, आरआरबी वगैरह भी यही है, रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, ये गांव में उधार देने के लिए बने अपना, ये भी उधार देते हैं। मतलब ये उनमें से हैं जो सिर्फ रीड करके भी चले होगा तब भी चल जाएगा, इसके ऊपर खास क्वेश्चन नहीं बनता। मेन नाम आता है नबार्ड, इसके फुल फॉर्म याद कर लेना। सबसे पहले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, नबार्ड जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब सुप्रीम, बहुत बड़ा, एपेक्स का मतलब सुप्रीम अर्थात बहुत बड़ा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है जो हैंडल करता है पॉलिसी को, प्लानिंग को, ऑपरेशन को, जो कि रूरल क्रेडिट से रिलेटेड है। इसका मतलब रूरल क्रेडिट में गांव में जब उधार देना होता है तो उसकी जो पॉलिसीज बनेगी, प्लानिंग होगी, ऑपरेशंस होगा, उसको एग्जीक्यूट करना, किस किस एरिया में, किस किस जिले में कितना पैसा जाएगा, किस किस गांव में कितना पैसा जाएगा, किस लेवल तक के काम के लिए कितना पैसा जाएगा, ये सब कुछ नबार्ड ही डिसाइड करता है। इस बात को ध्यान रखकर चलना काफी इंपॉर्टेंट है, नबार्ड की जिम्मेदारी है। इसके अलावा नबार्ड क्या करता है, सबसे बड़ा एपेक्स फंडिंग एजेंसी है, इससे बड़ी कोई फंडिंग एजेंसी नहीं है बिल्कुल भी, इससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो पैसे में डील करे रूरल क्रेडिट के मामले में। वैसे तो आरबीआई है, लेकिन अगर रूरल क्रेडिट की बात करें तो नबार्ड हेड्स ऑफ। दूसरा
मेजर्स लेता है क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने का। आपने सुना होगा कि फार्मर्स बेचारे परेशान रहते हैं कि उनको उधार नहीं मिल पाता, लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो उस सिस्टम को इंप्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को दोबारा से बनाता है, उसके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे वो फार्मर्स के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, कैसे एक रिलेशन बिल्डअप कर पाएंगे फार्मर्स के साथ, ये भी सिखाता है उनको। इसके अलावा जो है रूरल फाइनेंसिंग की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, इन सारे इंस्टीट्यूशन के साथ एक बैलेंस बना के रखना, क्योंकि नाबार्ड के पास अपना पैसा थोड़ी ना, पैसा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी या आरबीआई देगा। तो पैसा तभी आएगा जब उन सबके साथ क्या कर रखेगा, बैलेंस बना के रखेगा। नाबार्ड एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग मीडियम लेके चलता है, ध्यान रख के चलेंगे। और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट इसने लिए हैं उन सबको मॉनिटर भी करता है और इवेल्युएट भी करता है, ध्यान रख के चलना। मॉनिटर के साथ था इवेल्युएशन, ठीक है, ये इवोल्यूशन नहीं है, इवैल्यूएशन है, डोंट फॉरगेट। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन भी करता है सारे प्रोजेक्ट का जो कि इसने फाइनेंस करे, मतलब जिसको पैसा दिया है उसके प्रोजेक्ट में जाके चेक भी करता है कि भैया सही से काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहे हो और ले लो, नहीं कर रहे हो, समझदार को इशारा काफी। फिर हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ये टॉपिक इस बार आने के चांस सबसे ज्यादा है एग्जाम में। ठीक है, और ये टॉपिक इसलिए आ रहा है क्योंकि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को इफेक्टिव बना रही है, ये टॉपिक ना सैंपल पेपर्स में बार बार आ रहा है और बहुत ज्यादा बार आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन नंबर 28 3 नंबर का आपके सामने यही हो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। अगर ऐसा हो जाता है मजा आ जाएंगे, चांसेस काफी हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के अंदर। तो ये क्या होता है बेसिकली, तो रूरल बैंकिंग के जो हमारे सिस्टम चलते हैं, ठीक है, उसमें मल्टी एजेंसी अप्रोच चलता है। अब आप कहोगे सर मल्टी एजेंसी अप्रोच का मतलब है कि भाई लोन देने वाला एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बड़े सारे हैं। आप कमर्शियल बैंक से ले लो, रीजनल रूरल बैंक से ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लो, लैंड डेवलपमेंट बैंक से ले लो, किसी से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो सबके सब जो है चलेंगे नाबार्ड के अंदर ही, मतलब नाबार्ड के अंदर ही रहेंगे। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चल रहा है ना, एसएचजी चल रहा है हमारा, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है टाइम के साथ साथ ना, ये थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट की ओर जा रहा है टाइम के साथ साथ। ये गैप फिल कर रहा है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का। मतलब क्या है, अब देखो ये बैंक वगैरह में जाना, वहां का पेपर वर्क वगैरह फार्मर्स को समझ नहीं आता। ये जो एसएचजी ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वहां पर उसको अपनेपन का एहसास होता है, क्योंकि ये उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है जो कि उनमें से ही कोई है। एसएचजी में ना कोई ऐसा कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है, मतलब फॉर्मल सिस्टम बेसिकली मींस कि पैसा तो सरकार से ही आता है इनके पास, लेकिन वहां पर मैनेजर्स नहीं बैठे हैं बैंक की तरह जो कि आपसे कहेंगे भाई पहले कागज लेके आओ, उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने ही समझ सकते हैं अपने का दर्द, बस ये समझ लो कि फार्मर परेशान है तो उसकी उस दर्द का निवारण करने के लिए एसएचजी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि एसएचजी में जितने भी लोग हैं वो उसके अपने ही हैं, मतलब आसपास वो भी फार्मिंग करते हैं, तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे फार्मर्स के पेन को। तो ये सिस्टम काफी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। सो ये काफी एडिक्वेट है, अच्छा चल रहा है पूरा, और ये रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कोई कोलेट्रल की नीड नहीं होती। कोलेट्रल का मींस कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कोलेट्रल का मतलब है कुछ भी गिरवी नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। नो मॉर्टगेज रिक्वायर्ड, ओके। उसके बाद हमारे पास है और पुअर रूरल हाउस होल्ड वगैरह को पैसा आसानी से दे देते हैं, उसके बाद आप आराम से चुका देना, और लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं कि भाई अपने पैसे को बचाओ, थोड़ा थोड़ा हर मेंबर बचाता है, एसएचजी में कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद सब लोग इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं। इसलिए इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और इंटरेस्ट बहुत कम चार्ज करते हैं। एक तो अपनापन मिल रहा है, ऊपर से पैसा मिल रहा है, ऊपर से कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है इंस्टॉलमेंट में चुका दो, दिमाग भी नहीं खाएंगे, आपके घर के आगे खड़े भी नहीं हो जाएंगे कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। कुछ नहीं यार, ऐसे संत लोग मिल जाए जीवन तो जीवन धन्य है भाई, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। इसीलिए एसएचजी के आने के चांसेस साल सबसे ज्यादा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि आप इसे छोड़ के जाएं और आपका एक टॉपिक मिल जाए और उसके बाद आप मुझे याद करेगी यार सर ने बताया था टॉपिक आने वाला है, और बस मैंने सर की बात नहीं सुनी। सुन लो भाई, सुन लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल मार्केटिंग। अब देखो रूरल मार्केटिंग का मतलब है फार्मर में क्रॉप्स उगा देता है, अच्छी उगा देता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना पैसा वो डिजर्व करता है। क्या दिक्कत आ रही है? इसका मतलब फार्मर्स अपनी क्रॉप को सही से मार्केट नहीं कर पा रहा, सही से बेच नहीं पा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं को लैग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। उस कमी को अगर हम दूर कर दें
तो फार्मर्स अपनी क्रॉप को बहुत अच्छे रेट पे बेच सकता है और बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। यही हमारा टॉपिक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग या रूरल मार्केटिंग हमारा क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स अपने जितना भी क्रॉप है उसको असेंबल करता है, अपने प्रोड्यूस को उसको ग्रेड करता है, प्रोसेस करता है, पैकेज करता है, स्टोर करता है वेयर हाउस में, और उसके बाद तब बेचता है जब उसका रेट अच्छा हो जाए, ठीक है। ये सारी इसी की एक्टिविटीज हैं। सो हार्वेस्टिंग से लेके सेलिंग तक सारी एक्टिविटीज हमारे किसमें आते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग या रूरल मार्केटिंग में। ध्यान रख के चलेंगे। इसमें सबसे पहले प्रोड्यूस को गैदर करना, इकट्ठा करना है, उसको प्रोसेस करना, साफ करना है बेसिकली, उसका ग्रेड करना, छोटा आम, बड़ा आम, उससे बड़ा आम या फिर समझ गए आप, अलग अलग कैटेगराइजेशन में, ये आम जल्दी खराब हो जाएगा, ये थोड़ा लेट खराब होगा, उस हिसाब से उसको बांटना, पैक करना, कोई पेटी 4 किलो की, 8 किलो की पेटी में पैक करना, उसका स्टोर करना फ्यूचर सेल के लिए, और उसके बाद तब बेचना जब उसका रेट अच्छा हो जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो मार्केटिंग सारी के सारी मनी लैंडर्स करते थे, बड़े बड़े लोग, लेकिन अब फार्मर्स समझदार हो गया, वो सारी मार्केटिंग खुद कर सकता है और अपनी क्रॉप का अच्छा रेट पा सकता है अगर पाना चाहे तो। अब सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इस मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए या फार्मर्स को थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए सरकार ने क्या किया सुन लो। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट, मंडी बनाई ज्यादा से ज्यादा, ताकि फार्मर्स को अपनी क्रॉप को लेके बहुत दूर दूर तक, कहीं कहीं 100 किलोमीटर भटकना ना पड़े, उसके आसपास ही कोई मंडी हो जहां पर वो जाए और अपनी क्रॉप को इजिली बेच पाए और अपना पैसा ले पाए, ठीक है। तो हर जगह पर, हर कुछ किलोमीटर पर, एवरेज देखा जाए तो 50-60 किलोमीटर पर एक मंडी बनाई है सरकार ने, ताकि फार्मर्स को बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ना कवर करने पड़े। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। अब जो छोटे फार्मर्स हैं, जिनको लगता है या जिनके पास इतनी भी क्रॉप नहीं है कि वो उसको जो है ट्रक में लोड करके, ट्रैक्टर में लोड करके 60 किलोमीटर दूर मंडी में बेचने हैं, मान लो उनके पास 3, 4, 5 बोरी है किसी भी चीज की अपना, वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में जाते हैं। मतलब वही है, ग्रुप बना दिया एक, ठीक है, 10-20 फार्मर्स का। अब वो अगर सारे 10-20 फार्मर 5-5 बोरी भी लेके आए तो 100 बोरी हो जाएगी। अब 100 बोरी के लिए तो फिर ऑब्वियस ही बात है, ट्रक कर सकते हैं, छोटा ट्रक कर सकते हैं, उसको लाके बेच सकते हैं मंडी में। और उसके बाद जितने फार्मर्स हैं, खर्चा निकालने के बाद जिसने जितना कंट्रीब्यूट करा उसको उस शेयर में पैसा मिल जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। इससे बार्गेनिंग पावर भी अच्छी हो जाती है फार्मर की। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद प्रोविजन फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, सरकार ने जगह जगह पे वेयर हाउसेस बनाए हैं ताकि फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। अब आप कहेंगे सर ये डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या है? डिस्ट्रेस सेल का मतलब है जब फार्मर को इस बात का डर लगता है कि उसकी क्रॉप खराब ना हो जाए और इसलिए उसको अभी बेच देनी चाहिए, भले चाहे जिस रेट पे जा रही है बेच दो, खराब होने से अच्छा है कुछ तो मिले, मरता क्या ना करता, ये वही वाली बात है। तो क्रॉप खराब होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, फिलहाल जितना मिल रहा है चुपचाप ले लो। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। नाम ही बता रहे हैं डिस्ट्रेस, स्ट्रेस में आगे जो सेल करी जा रही है उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सरकार ने दिया है ताकि उसकी क्रॉप खराब ना हो और फार्मर उसको आराम से बेच पाए जब रेट अच्छा खासा हो जाए। फिर है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। अपने क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फार्मर्स को सरकार की तरफ से फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। कम से कम रेट पे सरकार उसकी क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक स्टेट से दूसरी जगह तक ले जाने की कोशिश करती है। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद एमएसपी पॉलिसी आपको पता ही है, ठीक है, कि अगर मार्केट में फार्मर्स की क्रॉप का सही रेट नहीं लगता तो फार्मर को सही रेट सरकार देगी एमएसपी पॉलिसी के अंडर, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर ही रह जाता है। ध्यान रख के चलेंगे। आप लोगों ने क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को पढ़ रखा है, प्राइस फ्लोर वाली कैटेगरी के अंदर। प्राइस फ्लोर याद करो टॉपिक, कुछ ऐसा डायग्राम आपने बनाया था प्राइस फ्लोर का। ये इक्विलिब्रियम है, उससे ऊपर जितना भी है सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? प्राइस फ्लोर, ठीक है। उसके बाद डेसिमिनेशन या स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। फार्मर्स को एजुकेट करा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ताकि उसके अधिकारों के बारे में उसको पता रहे। और अधिकारों के बारे में पता है, जो जागरूक है वही जानकार, और वही जानकार है वही कामयाब है। ध्यान रख के चलना इस बात को। इसलिए आपके पास भी हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल कुछ नहीं है, ये ध्यान रख लेना बस भाई। अलग अलग है कि फार्मर अपनी क्रॉप को डायरेक्टली बेचना चाहे डायरेक्टली बेच सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी, जैसे अपनी मंडी, हरसपुर मंडी, रायटू बाजार, उजावा संडीज, ये अलग अलग जगह पर इनके नाम है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को ध्यान रख चलना। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम याद रख के चलेंगे इसको। नेक्स्ट लिंगरिंग चैलेंज, अब एक और आ गया हमारा। अब एक और लिंगरिंग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर को कैसे हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, अपने काम को कैसे बेटर करें ताकि हम लोग जो है अच्छा पैसा कमा पाए। तो उसमें हमारे पास मेन क्या है भाई, दो चीजों का डाइवर्सिफिकेशन करना है।
एक क्रॉप प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है एक क्रॉप ना उगाओ, मल्टी क्रॉप उगाओ या रोटेशन फॉलो करो। पहले एक क्रॉप उगाई, फिर दूसरी उगाई, फिर तीसरी उगाई, फिर चौथी उगाई। रोटेशन फॉलो करो ताकि हर एक न्यूट्रिएंट सही से यूज हो जाए और क्रॉप जो है आपकी जो लैंड है वो बैरन ना रहे, उपजाऊ रहे, हमेशा अनउपजाऊ ना बन जाए, बिल्कुल भी खराब ना हो जाए, बिल्कुल भी बंजर ना बन जाए लैंड। इसके लिए क्रॉप रोटेशन पॉलिसी फॉलो करो, फायदे में रहोगे। उसके बाद प्रोडक्शन के अलावा आप और क्या काम कर सकते हैं? आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री कर सकते हैं। ये वो टॉपिक है जिसका आपको एक बार एनसीईआरटी से सिर्फ रीड करके जाना है, रिपीट रीड ही करके जाना है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरली वो बता देता हूं, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर है उससे रिलेटेड एक रेवोल्यूशन हमारे पास है, उसका नाम है गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रख के चलना। कौन सा रेवोल्यूशन है? गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री में जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें डेयरी फार्मिंग आती है ना, मिल्क से रिलेटेड वाला जो है, डेयरी वाला मिल्क से रिलेटेड, उसमें आपका एक रेवोल्यूशन है, उसका नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसको मैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानता हूं, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन है, ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये एमसीक्यू में आ सकता है और क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको होता है वो फार्मिंग जो कि नेचुरल चीजों से करी जाए, जिसमें मैन्योर्स, कंपोस्ट, सिंपल सीड यूज करे जाए और इससे ना क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खराब नहीं होती, बिल्कुल भी, और लंबे टाइम तक उसको यूज करा जा सकता है, चलाया जा सकता है। इको फ्रेंडली मेथड है, बस मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, आराम से अपना कोई दिक्कत नहीं करो, और ये हेल्दी भी है। इसके फायदे क्या हैं? एक तो सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज नहीं करते, पेट्रोलियम वगैरह ये सारे जो प्रोडक्ट यूज होते हैं केमिकल वगैरह में, ये यूज ही नहीं करती, तो पेट्रोल भी बच जाएगा, क्रूड ऑयल भी बच जाएगा, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इको फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं है नेचर को बिल्कुल भी, सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, फूड हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और सस्ती टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर पैसा नहीं लगता फालतू का, बस टाइम ज्यादा लगता है, पैसा नहीं लगता। सो यहाँ पर समय की कीमत है, पैसे की कीमत इसमें नहीं है बिल्कुल भी। अब ये तनवा है हमारे पास, तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये लेट 1980s में स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ नहीं है भाई, बड़ा सिंपल सी बात है कि तमिलनाडु में ना ज्यादातर एग्रीकल्चर के ना वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनके काम है बेसिकली, तो फार्म वुमेन है, तिरुचिरापल्ली के अंदर स्टार्ट करा था इन्होंने, ठीक है। इनका यही काम है, मार्केटिंग, सेलिंग, सामान वगैरह बनाना, ये सब कुछ ही काम करती हैं बेसिकली, ठीक है। और सेविंग वगैरह इकट्ठा करके इन्होंने जो है लगभग कई करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे तमिलनाडु वुमेन एग्रीकल्चर में, और बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा अपना, और अपने मशरूम वगैरह का भी कल्टीवेशन कर रही है, सोप मैन्युफैक्चर कर रही है। इसका मतलब है एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी सर्विसेज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रही है और ज्यादा पैसा कमा रही है। इसको एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय पार्लियामेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल, ये काफी चर्चा में है टॉपिक। ये है हमारे पास सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना कब आई थी? अक्टूबर 2014 में आई। चलो जी ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट इस बार हो सकता है 2025 वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा फॉर श्योर, चांसेस बहुत है इसके। इसमें क्या है, हर एक सांसद को कहा गया कि आप एक विलेज को अडॉप्ट करो, उस विलेज का अपलिफ्टमेंट करो, डेवलपमेंट करो, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की एजेंसीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाली, वो इवेल्युएट करेगी कि सबसे अच्छा कौन सा गांव सजाया गया, बनाया गया, बिल्डअप करा गया, डेवलप करा गया, मेंटेन करा गया, और उसके हिसाब से जो है गांव को वोटिंग दी जाएगी, और उसके हिसाब से जो है जिस भी उसने करा होगा सांसद, उसको यूं थोड़ा बहुत इनाम या एक रिकॉग्निशन मिलेगा। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो ये था हमारा चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, जो जो टॉपिक पता है उनको बहुत 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 अच्छे से करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो आपका नाबार्ड है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, जिसमें मैंने एसएचजी वाला आपको बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये 4 टॉपिक अगर आपके हो गए अच्छे से तो समझना चैप्टर तैयार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। एनसीईआरटी से जो टॉपिक कहा गया आप लोग को एक बार सिर्फ रीड करना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ रीड करना है, मतलब रीड करना है, मतलब सिर्फ रीड करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना अपना सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि समझ आ गया, नहीं आया, और अगला चैप्टर कौन सा आपको कराया जाए। आई विल वेट फॉर इट।